नमस्कार। परीक्षा पे चर्चा 2030 में स्वागतम। आज आजिकाली पिलामाने केमिति आगुकु बढ़िबे, निज दिनचर्यारे केमिति निजकु सामिल करिबे, परीक्षा किपरि देई उत्तीर्ण हेबे, सेथिपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जींकर किछि भाषण सुनन्तु। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। मेरा नाम आरुषि ठाकुर है और मैं केंद्रीय विद्यालय बनीखेत धनौती प्लीज नुआ जो माने देखुछंती की छात्रा हूँ। सब्सक्राइब करिया को भूलिबेनी। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि परीक्षा के दौरान जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है वो यह है कि मैं पढ़ाई कहाँ से शुरू करूँ। मुझे हमेशा लगता है कि मैं सब कुछ भूल गई हूँ और मैं इसी के ही बारे में सोचती रहती हूँ, जो मुझे काफी तनाव देता है। कृपया कर मार्गदर्शन कीजिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद आरुषि। माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत में धान का कटोरा के नाम से प्रसिद्ध राज्य छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। रायपुर की अदिति दीवान इसी समस्या पर अपनी मन की जिज्ञासा का समाधान चाहती है। अदिति, अपना प्रश्न पूछिए। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। मेरा नाम अदिति दीवान है और मैं कृष्णा पब्लिक स्कूल रायपुर छत्तीसगढ़ में कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि मैं इस बात को लेकर चिंतित रहती हूँ कि मुझे बहुत कुछ करना है, लेकिन अंतिम तक मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कार्य होते हैं। यदि मैं अपना कोई कार्य समय पर पूरा कर भी लूँ तो और ज्यादा परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि फिर अन्य कार्यों को करने में या तो बहुत ज्यादा देर लगा देती हूँ या तो उन्हें आगे तक के लिए टाल देती हूँ। मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूँ कि मैं अपने सारे काम सही समय पर कैसे पूरे करूं। धन्यवाद अदिति। माननीय प्रधानमंत्री जी, आरुषि और अदिति अपनी परीक्षा की तैयारी एवं समय के सदुपयोग पर आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। कृपया उनकी समस्या का समाधान करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। देखिए, सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, वैसे भी जीवन में के प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए। परीक्षा और नो परीक्षा, आपने देखा होगा काम का ढेर क्यों हो जाता है। काम का ढेर इसलिए हो जाता है समय पर उसको किया नहीं इसलिए। और काम करने की कभी थकान नहीं होती, काम करने से संतोष होता है, काम न करने से थकान लगती है। बहुत दूर दराज पिलामानंकर क्वेश्चन सहित मोदी जींकर आंसर मध्य सुनछि अछि। दूसरा, आप कभी कागज पे अपना पेन पेंसिल लेके डायरी पे लिखिए। एक हफ्ते पर आप नोट कीजिए कि आप अपना समय कहाँ बिताते हैं। अगर पढ़ाई भी करते हैं तो कितना समय किस विषय को देते हैं, और उसमें भी शॉर्टकट ढूंढते हैं कि बेसिक में जाते हैं, बारीकियों में जाते हैं। थोड़ा अपना एक एनालिसिस कीजिए। मैं पक्का मानता हूं कि आपको ध्यान में आएगा कि आप जो आपकी पसंद की चीजें हैं उसी में सबसे ज्यादा समय लगाते हैं और उसी में खोए रहते हैं। फिर 3 विषय ऐसे हैं जो कम पसंद है लेकिन जरूरी है, वो मैं आपको बोझ लगे। मैंने 2-2 घंटे मेहनत की लेकिन ये तो हुआ नहीं, और इसलिए आप सिर्फ पढ़ना 2 घंटे ऐसा नहीं, लेकिन पढ़ने में भी जब फ्रेश माइंड है तब जो सबसे कम पसंद विषय है आपको, सबसे ज्यादा कठिन लगता है, तय कीजिए पहली 30 मिनट इसको, फिर एक पसंदगी वाला विषय है 20 मिनट उसको, फिर थोड़ा कम पसंद वाला 30 मिनट उसको। आप ऐसा स्लैब बनाइए तो आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा और आपको धीरे धीरे उन विषयों पर रुचि बढ़ेगी जो आप नॉर्मली टालते हैं और अच्छे विषय में खोए रहते हैं, और समय भी तो बहुत जाता है। आपने देखा
देखा होगा आप में से जो लोग पतंग चगाते होंगे, मुझे तो बचपन में बहुत शौक था। पतंग की जो माजा होता है, धागा होता है, वो कभी एक दूसरे में उलझ जाकर के एकदम से बड़ा गुच्छा बन जाता है। अब बुद्धिमान इंसान क्या करेगा? यूं खींचेगा क्या? ताकत लगाएगा क्या? ऐसा नहीं करेगा। तो धीरे से एक एक तार को पकड़ने की कोशिश करेगा कि खुलने का रास्ता कहाँ है। अब फिर धीरे 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 खोलेगा तो इतना बड़ा गुच्छा भी आराम से खुल जाएगा और सारा माजा, सारा धागा एक जैसी जरूरत है वैसा उसके हाथ लग जाएगा। हमें भी उस पर जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, आराम से सॉल्यूशन निकालना है। और अगर आराम से सॉल्यूशन निकालेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप उसको बड़े ढंग से करेंगे। दूसरा, आपने कभी घर में अपनी मां के काम को ऑब्जर्व किया है क्या? यूं तो आपको अच्छा लगता है कि जैसे स्कूल से आए तो माँ ने सब रेडी करके रखा था, सुबह स्कूल जाना था माँ ने सब तैयार करके रख दिया था, लगता तो बहुत अच्छा है। लेकिन क्या कभी ऑब्जर्व किया है कि माँ का टाइम मैनेजमेंट कितना बढ़िया है? उसको पता है सुबह ये है तो मुझे 6 बजे ये करना पड़ेगा, 6:30 बजे ये करना पड़ेगा, उसको 9 बजे जाना है तो ये करना पड़ेगा, वो 10 बजे घर आएगा तो ये करना पड़ेगा। यानी इतना परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट माँ का होता है। और जब भी काम सबसे ज्यादा माँ करती रहती है, लेकिन किसी काम में उसको बोझ नहीं होता है। थक गई, बहुत काम है, बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं करती। क्यों? उसे मालूम है कि मुझे इतने घंटे में ये तो करना है। और जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है कभी वो चुप नहीं बैठती, कुछ न कुछ अपना क्रिएटिव एक्टिविटी करती रहती है। सुई धागा लेकर बैठ जाएगी, कुछ तो करती रहेगी, रिलैक्स करने के लिए भी उसने व्यवस्था रखती है। अगर माँ की गतिविधि को ढंग से ऑब्जर्व करोगे तो भी आपको एज ए स्टूडेंट अपना टाइम मैनेजमेंट का महत्व क्या होता है। और टाइम मैनेजमेंट में 2 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे ये नहीं, माइक्रो मैनेजमेंट चाहिए। किस विषय को कितना टाइम देना है, किस काम को कितना टाइम देना है, और इतना बंधन भी नहीं डालने हैं कि बस 6 दिन तक ये करूंगा ही नहीं क्योंकि मुझे पढ़ना है। फिर तो आप थक जाओगे। आप ढंग से उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए समय को, जरूर आपको लाभ होगा। धन्यवाद। स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल दरवा डिस्ट्रिक्ट बस्तर छत्तीसगढ़। Sir, my question is, how can I avoid unfair means in exams? Thank you, sir. Thank you, Rupesh. Honorable Prime Minister, sir, from the heritage city of Jagannath Puri, the spiritual capital of Odisha, famed for its magnificent God-shaped layout, Rath Yatra, and serene beaches, Tanmay Biswal seeks your guidance on a similar issue. Tanmay, please ask your question. Honorable Prime Minister sir, Namaskar. My name is Tanmay Biswal. I am a student of Jawan Navodaya Vidyalaya, Konak, Puri, Odisha. My question to you, sir, is how to eliminate cheating or copying activities of the students during examination. Kindly guide me on this. Thank you, sir. माननीय प्रधानमंत्री जी, रुपेश और तन्मय परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग से कैसे बचा जाए, इस विषय पर आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी। मुझे खुशी हुई कि हमारे विद्यार्थियों को भी ये लग रहा है कि परीक्षा में जो गलत प्रैक्टिसेस होती है, माल प्रैक्टिसेस होती है, उसका कोई रास्ता पकड़ना चाहिए। खास करके जो मेहनती विद्यार्थी होते हैं उनको जरूर इसका बहुत ही चिंता रहती है कि मैं इतनी मेहनत करता हूं और ये चोरी कर करके, कॉपी कर करके, नकल करके अपना गाड़ी चला देता है। पहले भी
शायद चोरी तो करते होंगे लोग, नकल तो करते होंगे, लेकिन छुप छुप करके करते होंगे। अब तो बड़े गर्व से कहते हैं कि आज सुपरवाइजर के मुद्दों बना दिया। नकल करने की करते हैं, ऐसे टीचर होते हैं नहीं होते? बोलिए ना। हाँ। अब उसके कारण भी दूसरा मैंने देखा है, कुछ स्टूडेंट्स पढ़ने में तो टाइम नहीं लगाते, लेकिन नकल करने के तरीके ढूंढने में बड़े क्रिएटिव होते हैं। उसमें घंटे लगा देंगे, वो कापली बनाएंगे तो उसकी छोटे 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 अक्षरों भी बनाएंगे। कभी कभी तो मुझे लगता है कि इसके बजाय वो नकल के तरीके, नकल की टेक्निक, उसमें जितना दिमाग खपाना है, और बड़े क्रिएटिव होते हैं ये चोरी करने वाले। इसके बजाय अगर उतना ही समय उसी क्रिएटिविटी को, टैलेंट को सीखने में लगा देता तो शायद वो अच्छा कर पाता। किसी ने उसको गाइड करना चाहिए था, किसी ने उसको समझाना चाहिए था। दूसरा ये बात समझ के चले, अब जिंदगी बहुत बदल चुकी है, जगत बहुत बदल चुका है, और इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि एक एग्जाम से निकले मतलब जिंदगी निकल गई, ये संभव नहीं है। आज आपको डगर डगर हर जगह पे कोई भी एग्जाम देनी पड़ती है। कितनी जगह पे नकल करोगे जी? और इसलिए जो नकल करने वाला है वो शायद एक आध दो एग्जाम तो निकल जाएगा, लेकिन जिंदगी कभी पार नहीं कर पाएगा। नकल से जिंदगी नहीं बन सकती है। हो सकता है एग्जाम में मार्क्स इधर उधर करके ले आए, लेकिन कहीं कहीं तो क्वेश्चनेबल होगा ही, और इसलिए ये वातावरण हमको बनाना होगा कि एक आध एग्जाम में तुमने नकल की, हो गया, तुम निकल गए, लेकिन आगे चल करके शायद तुम जिंदगी में फंसे रहोगे। दूसरा, जो विद्यार्थी कड़ी मेहनत करते हैं उनसे भी मैं कहूंगा कि आपकी मेहनत आपकी जिंदगी में रंग लाएगी। हो सकता है कोई ऐसा ही फालतू 2-4 मार्क्स आपसे ऊपर ले जाएगा, लेकिन वो कभी भी आपकी जिंदगी की रुकावट नहीं बन पाएगा। आपके भीतर की जो ताकत है, आपके भीतर की जो ताकत है, वही ताकत। एक प्रश्न पूछना चाहती है। अश्विनी, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। Honorable Prime Minister Sir, Namaskar. My name is Ashwini. I am a student of Kendra Vidyalaya number 2, Madurai, Tamil Nadu. My question to you, sir, is how do I deal with my family disappointment if my results are not good? What if I don't get the marks I am expecting? Being a good student is also ये जाती है, हमें जिंदगी जीनी है, जी भर के जीनी है, जीतते जीतते जिंदगी जीनी है। और इसलिए हमें शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना चाहिए। और आपने देखा रेलवे स्टेशन पर, आपने देखा हर रेलवे स्टेशन में पटरी जहाँ होती है वहाँ ब्रिज होता है, तो लोग ब्रिज पे जाना पसंद नहीं करते हैं, पटरी टूट करके जाते हैं। कोई कारण नहीं, ऐसे ही बस मजा आता है। तो वहां लिखा है शॉर्टकट में कट यू शॉर्ट।
कोई अगर शॉर्टकट से कुछ कर लेता होगा, आप उसके टेंशन को पालिए मत। आप अपने आप को उससे मुक्त रखिए, आप अपने पर फोकस कीजिए, आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके वचन। अच्छा, आपने बचपन में एक कथा पढ़ी होगी, सबने जरूर पढ़ी होगी, और इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि स्मार्ट वर्क क्या होता है, हार्ड वर्क क्या होता है। हम बचपन में थे तो कथा सुना पढ़ाते थे कि घड़े में पानी था, पानी जरा गहरा था, और एक कौवा पानी पीना चाहता था, लेकिन अंदर वो पहुंच नहीं पाता था। तो उस कौवे ने छोटे छोटे कंकर उठा करके उस घड़े में डाले और धीरे धीरे पानी ऊपर आया, और फिर उसने आराम से पानी पिया। सुना है ये कथा? वो कहेंगे देखिए, ये जब कथा लिखी गई ना, तब स्ट्रॉ नहीं था, वरना एक कौवा बाजार में जाकर स्ट्रॉ लेके आता। देखिए, कुछ लोग होते हैं जो हार्ड वर्क ही करते रहते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनके जीवन में हार्ड वर्क का नामो निशान नहीं होता है, कुछ लोग होते हैं जो हार्डली स्मार्ट वर्क करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो स्मार्टली हार्ड वर्क करते हैं। और इसलिए कौवा भी हमें सिखा रहा है कि स्मार्टली हार्ड वर्क कैसे करना, और इसलिए हमें हर काम को, पहले काम को बारीकी से समझिए। कुछ लोग होंगे, आपने देखा होगा कि चीजों को समझने के बजाय सीधा ही अपनी बुद्धि अपनाना शुरू कर देते हैं, ढेर सारी मेहनत करे, परिणाम मिलता ही नहीं है। मुझे याद है, मैं बहुत पहले ट्रैवल बिल में काम करता था, तो मुझे काफी इंटीरियर में जाना था। तो किसी ने हमें उस जमाने की जो पुरानी जीप होती थी, उसने व्यवस्था की, आप इसको लेके जाइए। सुबह हम कोई 5:30 बजे निकलने वाले थे, लेकिन हमारी जीप चली नहीं रही थी। हम ढेर सारी कोशिश की, धक्के मारे, ये किया, दुनिया भर का हार्ड वर्क किया, लेकिन हमारी जीप नहीं चली। 7, 7:30 बज गए तो एक मैकेनिक को बुलाया। अब मैकेनिक ने मुश्किल से 2 मिनट लगाया होगा, और 2 मिनट में उसने ठीक कर दिया। अब फिर वो कहे, साहब 200 रुपये देने पड़ेंगे। मैं कहा, यार 2 मिनट का 200 रुपया? बोले साहब, 2 मिनट का 200 रुपया नहीं है, ये 50 साल के अनुभव का 200 रुपया है। अब हम हार्ड वर्क कर रहे थे, जिम नहीं चल रही थी, उसने स्मार्टली थोड़े से बोल्ट टाइट करने थे, हार्डली उसको 2 मिनट लगा होगा, गाड़ी चल गई। कहने का तात्पर्य यह है कि हर चीज बड़ी मेहनत मजदूरी से करेंगे तो होगा, ऐसा आपने देखा होगा। पहलवान जो होते हैं, जो खेलकूद की दुनिया के लोग होते हैं, उसको कौन सा खेल से वो जुड़ा हुआ है, उस खेल में उसको किस मसल्स की जरूरत होती है। जो ट्रेनर होता है
आपको मालूम है, अब जैसे विकेट कीपर होगा तो विकेट कीपर को ऐसे ही झुक करके घंटों तक खड़े रहना होता है। अब हमें क्लास में कुछ गलत किया और टीचर कान पकड़ के नीचे बिठा देते हैं, ऐसे हाथ पैर में अंदर डाल के, तो कितना दर्द होता ही नहीं होता। एक तो साइकोलॉजिकल भी होता है, फिजिकल भी होता है कि पैर ऐसे करके कान पकड़ के बैठना होता है, तकलीफ होती है ना। लेकिन ये जो विकेट कीपर होता है ना, उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है, उसको घंटों तक ऐसे खड़ा रखते हैं ताकि धीरे धीरे उसके वो मसल मजबूत हो जाए ताकि वो विकेट कीपर के नाते अच्छा काम करे। बॉलर होता है तो उसको उस विधा की जरूरत नहीं है, उसको दूसरी विधा की जरूरत है, तो उसको वो करवाते हैं। अब इसलिए हमें भी जिस चीज पे जरूरत है वही फोकस करना चाहिए जो हमारे लिए उपयोगी है। हर चीज प्राप्त करने की कोशिश से मेहनत बहुत लगेगी, हाथ पर नीचे करते रहो, दौड़ते रहो, जितना करो, फलाना करो, जनरल हेल्थ के लिए, फिटनेस के लिए ठीक है। लेकिन अगर मुझे अचीव करना है तो स्पेसिफिक एरिया को मुझे एड्रेस करना होगा, और ये जिसको समझ होती है वो परिणाम भी देता है। अगर बॉलर है और उसके ये मसल्स ठीक नहीं है तो कहाँ बॉलिंग कर पाएगा, कितनी ओवर कर पाएगा। जो लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं उनके अलग प्रकार के मसल्स को मजबूत करना होता है। हार्ड वर्क तो वो भी करते हैं लेकिन वो स्मार्टली हार्ड वर्क करते हैं, और स्मार्टली हार्ड वर्क करते हैं तब जाकर के पढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Honorable Prime Minister, sir, for your insightful guidance. धन्यवाद मैम, माननीय प्रधानमंत्री जी। हम अगर उस लिमिटेड वर्कफोर्स की बात करते हैं तो आप बच्चे को जैसा कहोगे वैसा, भाई यहाँ जूते पहन कर के आओ, यहाँ जूते निकालो, यहाँ इस ढंग से व्यवहार करो, यहाँ उस ढंग से करो, ऐसा आप कह सकते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि उसको एक घर के दायरे में बंद नहीं रखना है। उसको समाज में जितना व्यापक उसका विस्तार होने देना चाहिए। मैंने तो कभी कहा था, शायद परीक्षा पे चर्चा में ही कहा है, कहीं और का मुझे याद नहीं है। मैंने कहा था कि 10वीं 12वीं के एग्जाम के बाद कभी बच्चे को पहले अपने स्टेट में उसको कहोगे लोग ये पैसे तुम्हें इतना देते हैं और 5 दिन के लिए तुम इतनी जगह पे घूम करके वापस आते और वहां के फोटो, वहां का वर्णन सब लिख करके ले आओ, फेंको उसको हिम्मत के साथ सबको समझाना। आपने सचमुच अपने बच्चों का ट्रायल लेते रहना चाहिए, उनको समाज के भिन्न भिन्न वर्गों में जाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उसको कभी पूछना चाहिए कि भाई तुम्हारे स्कूल में इस बच्चे ने इस बार कबड्डी में अच्छा खेला था, तुम उसको मिले क्या? जाओ उसके घर जाके मिल के आ जाओ। फलाने बच्चे ने विज्ञान मेले में अच्छा काम किया था, तुम जाकर के मिल के आए क्या? अरे जाओ जरा मिलकर के आओ। उसको उसका विस्तार करने का उसको आपको अवसर देना चाहिए। उसको आप ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, कृपा करके उसको बंधनों में मत बांधिए। आप मुझे बताइए, कोई ये फरमान निकाले कि अब पतंगों को, पतंगे बोलते हैं, पतंगों को यूनिफॉर्म पहनाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? कोई लॉजिक है क्या? हमें बच्चों का विस्तार होने देना चाहिए, उनको नए नए दायरे में ले जाना चाहिए, मिलवाना चाहिए, कभी हमें भी ले जाना चाहिए उसको। हमारे यहाँ छुट्टियों में रहता था तो मामा के घर जाना, फलानी जगह पे जाना, ये क्यों होता था? इसका अपना एक आनंद होता है, उसके
संरचना बनती है। हम अपने दायरे में बच्चों को बंद मत करें। हम जितना ज्यादा उनका दायरा बढ़ाएंगे, हमारा ध्यान रहना चाहिए। हमारा ध्यान रहना चाहिए कि उसकी आदतें कहीं खराब तो नहीं हो रही है, कमरे में खोया हुआ तो नहीं रहता है, उदासीन तो नहीं रहता है। पहले भोजन पे बैठता था तो कितनी हंसी मजाक करता था, आज तो हंसी मजाक बंद करती, क्या प्रॉब्लम है? माँ बाप को तुरंत स्पार्क होना चाहिए। ये तब होता है जब बच्चों को वो एक अमानत के रूप में ईश्वर ने उसको एक अमानत दी है, इस अमानत का संरक्षण संवर्धन उसका दायित्व है। ये भाव अगर होता है तो परिणाम अच्छे आते हैं। ये भाव अगर होता है मेरा बेटा है, मैं कहूंगा वही करेगा, मैं ऐसा था इसलिए तुझे ऐसा बनना है, मेरी जिंदगी में ऐसा था तेरी जिंदगी में ऐसा होगा, तो फिर बात बिगड़ जाएगी। और इसलिए आवश्यकता यही है कि खुलेपन से हमें समाज के विस्तार की तरफ उसको ले जाने का प्रयास करना चाहिए। उसको जीवन की भिन्न भिन्न चीजों में जोड़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। मैं तो कभी कहूंगा, मान लीजिए आप क्या वो सांप छुंदर वाले लोग आते हैं, कभी बच्चे को कहूंगा कि जाओ इसके साथ बात करो, वो कहाँ का रहने वाला है, कहाँ से निकला, इस धंधे में कैसे आ गया, क्यों सीखा, चलो मुझे समझाओ। उसको पूछ कर उसकी संवेदनाएं जग जाएगी, वो क्यों ये काम कर रहा है, जानना सीखना समझ बन जाएगा। कोशिश करनी चाहिए कि आपके बच्चों का विस्तार ज्यादा हो, वो बंधनों में न बन जाए। उसको खुला आसमान दीजिए, आप उसको अवसर दीजिए, वो समाज में ताकत बन के उभरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जरूर चाहूंगा कि हमारे विद्यार्थी, हमारे अभिभावक, हमारे टीचर्स ये अपने जीवन में तय करें कि परीक्षा का जो बोझ बढ़ता चला जा रहा है, एक वातावरण क्रिएट हो रहा है, उसको जितना ज्यादा हम डाइल्यूट कर सकते हैं करना चाहिए। जीवन का उसको सहज हिस्सा बना देना चाहिए, जीवन का एक सहज क्रम बना देना चाहिए। अगर ये करेंगे तो परीक्षा अपने आप में उत्सव बन जाएगी। हर परीक्षार्थी का जीवन उमंग से भर जाएगा और ये उमंग उत्कर्ष की गारंटी होता है। उस उत्कर्ष की गारंटी उमंग में है। तो उमंग को लेकर के आप करें, यही मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। खुला आसमान दें, उसे अवसर दें। और इस समय परीक्षा पे चर्चा 2023 के अंतर्गत अपने संबोधन और विद्यार्थियों के सवाल के बाद उनसे बातचीत करते हुए माननीय प्रधानमंत्री अलग अलग राज्यों से आए यहाँ पर विद्यार्थी सेल्फी लेते हुए ये फोटो उन्हें जीवन भर याद रहेगा और उम्मीद करते हैं प्रेरित भी करेगा कि वो सहजता से अपना जीवन जिए, अपने भीतर के अंदर जो सामर्थ्य है उस पर बल दें। रोजमर्रा के उदाहरण में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जैसे पतंग की डोर जब उलझ जाती है
तो उसे शक्ति लगा के नहीं बल्कि आराम से सुलझाया जाता है।